हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पिछले लेक्चर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़े थे और आज अगला टॉपिक, अगला लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य के अंतर्गत आपके सिलेबस में विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग टच करते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है। स्वस्थ समाज के लिए जनन और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी प्रक्रियाओं पे काफ़ी काम कर रहा है। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा होगा, समाज में अच्छे नागरिक होंगे और जब नागरिक अच्छे होंगे तो देश का विकास होगा। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनन और स्वास्थ्य की आवश्यकता समझी गई। तो यहाँ पे बात करना ये ज़रूरी होता है कि आखिर जनन और स्वास्थ्य है क्या। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की प्रक्रिया जनन स्वास्थ्य कहलाती है। और इन सभी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे जो प्राथमिक फैक्टर होता है वो जनन और स्वास्थ्य होता है। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से सामान्य होते हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन कहा गया, लेकिन आज आधुनिक परिवेश में परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी। पिछले दशक में समय समय पर इसका विभिन्न रूपों में मूल्यांकन किया गया, जिसमें जो मुख्य क्षेत्र जनन और स्वास्थ्य को चुना गया। बच्चों, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाया गया, अर्थात स्वस्थ चाइल्ड कैसे डेवलप हो और उस चाइल्ड का या संपूर्ण समाज का आवश्यक सभी संसाधन कैसे मुहैया हों, इन सभी बातों पे चर्चा की गई। तो हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक
बृहद समस्या थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए, जिन उपायों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रयोग अपनाए गए और नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। इसके बाद शहरी एरिया में दूसरा नारा दिया गया, हम दो हमारे एक, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को अगर कंट्रोल कर लिया जाए और गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को पहले से ही जान लिया जाए कि किसी प्रकार की जेनेटिक एबनॉर्मलता तो नहीं है, तो इस प्रकार से हमारे समाज को रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन और स्वास्थ्य की आवश्यकता हुई। तो इसी क्रम में अगली हेडिंग नंबर 2 पे आप देखें, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अर्थात यौन संचारित रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। तो इस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखा गया कि विभिन्न तकनीकी माध्यम के द्वारा समाज में बुद्धिमान स्वस्थ बच्चे कैसे पैदा हों, इस पे काफ़ी चर्चा हुई, जिसे हम लोग अगले टॉपिक में समाहित करते हुए देखेंगे। और अब हम आपको ले चल रहे हैं तीसरे हेडिंग पे, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बच्चों अर्थात परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का तात्पर्य परिवार को सीमित रखकर जनसंख्या को कंट्रोल किया जाना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया जाता है और उनमें से कुछ विशेष तकनीक आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं नंबर ए पे, परिवार नियोजन की नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि, परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि। इसके अंतर्गत मृत्यु दर और जन्म दर को आपस में सामंजस्य बनाते हुए बात की जा रही है। नेचुरल मेथड के अंतर्गत कई चीज़ें समाहित की गई, जैसे विभिन्न मेथड के द्वारा दो बच्चों के बीच के जन्म को ज़्यादा किया जाए। तो जैसे पहले बाल विवाह होते थे, बाल विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता था और बच्चे ज़्यादा होते थे। इसके लिए वैवाहिक रिलेशन की एक निश्चित समय अवधि बनाई गई, जिसमें 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के की बारे में बात किया गया होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बैरियर्स के अंतर्गत ये देखा जाता है कि विभिन्न तकनीकी माध्यम से स्पर्म और ओवा के आपस में मिलने की क्रिया को रोक दिया जाता है। तो बैरियर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रयोग, जैसे डायफ्राम का उपयोग, कंडोम का उपयोग, कापष्टी का उपयोग, इस प्रकार से बैरियर के अंतर्गत ये प्रिकॉशन लिए जाते हैं। अगला ISDS
ये एक विशेष तकनीक होती है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला ओरल कंट्रैक्टिव यानी मुख के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयाँ इसके अंतर्गत रखी गई हैं। जैसे कुछ 1-2 दवाइयों को हम नाम ले रहे हैं, सहेली, माला डी। आजकल बाज़ार में इस प्रकार से बहुत सारी टेबलेट्स आ गई हैं जिनके उपयोग से बर्थ कंट्रोल यानी कि परिवार नियोजन को अपनाया जा सकता है। अगला इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स के अंतर्गत कुछ ऐसे यंत्र बनाए जा चुके हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की रिलीज करने की क्षमता होती है। उन्हें स्किन के अंदर कट करके इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे बर्थ कंट्रोल में मदद मिलती है। नंबर लास्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड। बच्चों, आजकल परिवार नियोजन के लिए ये 2 विधियाँ, जैसे मेल के लिए वैक्सेक्टोमी और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो ऑपरेशन। जैसे मेल के वासा डिफरेंस को छोटे से चीरा के द्वारा कट करके आप धागे द्वारा बांध दिया जाता है, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी। और ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत फीमेल फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, जिससे ओवा फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं आ पाता है, तो इसे मादा नसबंदी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं अगले हेडिंग पे, नंबर 4 पे आप देख सकते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बाध्यता। एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इनफर्टिलिटी कुछ प्राकृतिक इनफर्टिलिटी होती है जिसके कारण स्पर्म और ओवा आपस में मिल नहीं पाते, या फीमेल में फैलोपियन ट्यूब नहीं खुल पाती, ओवा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते, या यूटेरस गर्भधारण योग्य नहीं होता। तो इन प्रक्रिया को ऐसे में यानी कि फीमेल बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है, जिसे हम बाध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए जो तकनीकी प्रयोग किए गए, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो तकनीकी प्रयोग किए गए, इसमें कई मेथड अपनाए जाते हैं। सामान्य वे पे कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी, या जो कपल संतान उत्पन्न नहीं कर पाते उनमें स्पर्म और ओवा का आपस में फ्यूजन नहीं होता, जायगोट नहीं बनता, या जायगोट बनने के बाद यूटेरस जायगोट को धारण करने योग्य नहीं होता, तो विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें से आप देखें नंबर ए पे IVF अर्थात इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत कपल के स्पर्म और ओवा ले करके बाहर लैब में उन्हें निषेचित कर दिया जाता है, फर्टिलाइज कर दिया जाता है। इसके बाद मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। नंबर बी ZIFT जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र।
बाहर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरा करने के बाद जब जायगोट 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में होता है तो इसे तकनीकी विधि के द्वारा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है, जहां से जायगोट क्लीवेज करते हुए यूटेरस के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है। नंबर सी, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, अर्थात इसके अंतर्गत स्पर्म को या मेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां पे ओवा से फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनता है। तो ये कुछ विधियां थीं जो जनन क्रिया में सहायक होती हैं और इन्हीं विधियों का उपयोग टेस्ट ट्यूब बेबी के निर्माण के समय होता है। तो हम लोग चलते हैं नंबर 5 पे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी से तात्पर्य है बच्चों पेरेंट्स के स्पर्म और ओवा को लैब में लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कर दिया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद जब भ्रूण लगभग 32 ब्लास्टोमियर सेल का हो जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब से निकाल करके फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं, जहां पर बच्चे का नॉर्मल विकास होता है और नॉर्मल जन्म होता है। इसके मेथड को हम आगे लेंगे, लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं सारगोट मदर, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तो इस विषय पे विशेष चर्चा होनी चाहिए। अक्सर सामान्य वे पे कहा जाता है किराए की कोख। अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट का डेवलपमेंट भी हो जाता है, लेकिन यूटेरस गर्भाशय जायगोट को धारण करने योग्य नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद या बाहर फर्टिलाइज करके स्पर्म और ओवा को दूसरे किसी महिला के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे का विकास होता है और बाद में जन्म के बाद उसके माँ बाप को वो बच्चा सौंप दिया जाता है, दे दिया जाता है। ये काफ़ी विवादित विषय है। तो हम लोग इस टेस्ट ट्यूब बेबी पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। इसे परख नली शिशु कहते हैं। सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेड्यूसी ने 1959 में परख नली टेस्ट ट्यूब का परीक्षण किया था और वो सफल भी रहे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि सिर्फ 29 डेज के बाद वो बच्चा जीवित नहीं रहा। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया और जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पूरे विश्व में सफल प्रयोग के तहत सफलतापूर्वक संसार में जन्म लिया, उसे लुइस जो ब्राउश नाम दिया गया। इसके बाद अपने भारत में भी इस पर कार्य हुआ। भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी पर कार्य करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे अनुप्रिया अग्रवाल थीं, जिन्होंने 1978 में कलकत्ता शहर में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी को सफलतापूर्वक जन्म कराया था। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी के
बारे में जानकारी अगली हेडिंग पे चल रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस एंड सिग्निफिकेंस। एमनियोसेंटेसिस क्या है और इसका महत्व क्या है? तो वास्तव में एमनियोसेंटेसिस के अंतर्गत गर्भ के अंदर पल रही शिशु की विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए या उसमें विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं, इन सभी बातों को जानने के लिए गर्भाशय के अंदर एक एमनियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जिस एमनियोनिक मेम्ब्रेन में फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है और लैब में उसका परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे के बारे में विभिन्न कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ओके बच्चों, अब हम आपको ले चल रहे हैं अगले हेडिंग पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यौन संचारित रोग। इसके अंतर्गत 3 फेज आपके लिए बना रखा हूँ। पहला है बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी, वायरस द्वारा और अन्य द्वारा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो मुख्यतः 3 बीमारियाँ होती हैं, जैसे क्लामाइडोसिस, गोनोरिया और सिफिलिस। ये बीमारियाँ किस बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं और इनका उपचार कैसे किया जाए, इस टॉपिक पे विशेष फोकस दिया जाएगा। तो आप इसे बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें बुक में दी गई हैं, बहुत अच्छे से दी गई हैं। इसी प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी, एड्स हो गई, हर्पिस हो गया, ये जेनेटिलिया हर्पिस हो गया, जेनेटिलिया वर्स हो गया, इसको भी आप देखेंगे। और लास्ट में अदर, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के अलावा किसी अन्य सिम्टम, अन्य संक्रमिक जीवाणु से होने वाला जो रोग होगा, तो जैसे सामान्यतः देखा गया है कि ये ईस्ट के द्वारा इन्फेक्शन होता है और ट्राइकोसोमनिस के द्वारा होता है। तो बच्चों, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा यूपी बोर्ड 12th क्लास में सवाल पूछे जाते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।